गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पूरे चैप्टर का लेने जा रहे हैं ओवरव्यू कि पूरे चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें से कौन कौन सी चीज़ें सीखी, हमने पूरी कौन कौन सी चीज़ें कवर की, या ऐसे कौन से हाईलाइट वाले पॉइंट थे जिनको याद रख के पूरा चैप्टर हमें याद रह सकता है। उसी चीज़ को हम वो बोलते हैं ना, उड़ते हुए पूरा चैप्टर देख लेना। तो आज हम उड़ते हुए पूरे चैप्टर में जो मेन मेन की पॉइंट है जो हमने सीखे हैं उसको एक बार फिर से देख लेंगे, ताकि हमें पूरा चैप्टर फिर से याद आ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो व्हाट यू हैव लर्नड में पहला पॉइंट है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी इलेक्ट्रिक बहाव इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल जो है उनके एक साथ बहने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसान चीज़ थी। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनली मतलब बहुत सारे ज़माने से, बहुत सारे टाइम से हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव लेते आ रहे हैं। उसी वजह से जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखोगे उसमें भी करंट फ्लो है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक ही दिखाया जाता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हम सर्किट में दिखाते हैं वो एक्चुअली उसका रिवर्स पाथ है जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है कि कन्वेंशनली जो पुराने जमाने से चलते आ रहा है वो गलत है, बट हमने उसको एक्सेप्ट किया है क्योंकि बहुत सारे टाइम से चले आ रहा है। अगर उसको हम चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो उसके अनुसार बनाई गई है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। तो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, और कन्वेंशनली जो हम एरो मार्क्स दिखाते हैं वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में भी दे सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो यहाँ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में जा रहा है, और कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट हम यहाँ पे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक दिखाते हैं। मूविंग ऑन, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये चीज भी आसान है। नेक्स्ट, टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज सेल और अ बैटरी। कोई भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो को जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बहाना है, तो उसको हम या तो सेल या तो बैटरी या तो एसी सप्लाई से हम कर सकते हैं। अ सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो जो सेल है, बैटरी है, या जो भी सप्लाई है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो बनाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बात की थी पुराने ऑनलाइन सेशन में, एक पहाड़ बनाता है जिस पहाड़ के ऊपर से पानी के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके ऊपर से लेके नीचे तक। तो इन द सेम वे, जब तक आप ऊंचाई नहीं बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। सीधे लेवल पे पानी बहता नहीं है, पानी को अगर बहाना है तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसी लेवल को इलेक्ट्रिसिटी में जब आप बोलोगे तो उसको बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल नहीं है। V के बिना I पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन इट्स टर्मिनल, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, या द ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो रेजिस्टर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनको रोकता है। ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मेटल दर मेटल बदलती जाती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी फर्क है, जैसा कि हमने ऑनलाइन सेशंस में देखा था। वो क्या फर्क है वो भी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी समंदर के खारेपन के जैसा है, कि समंदर कैसा है उसको टेस्ट करने के लिए आपको पूरा समंदर घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी एक चम्मच पानी लिया, इट विल बी सॉल्टी। तो जो उसका नेचर है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, हालांकि रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर नहीं जाना अभी तक तो वो वीडियो देख लीजिए। अच्छे से टैग लाइन के
थंबनेल के साथ उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि सर्किट में कितना करंट बहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिसाइड करता है कि कितना करंट बहेगा, उसी तरीके से रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कितना करंट मुझे आने देना है। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो पानी को कितना आने देना है, यहाँ पे पानी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को बहने देना है या नहीं वो डिसाइड करता है रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये भी सारी आसान सी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओम्स ट्रायंगल मैंने बताया था कि आप 3 या 4 ट्रायंगल है जो आप बना सकते हो। ऐसे फॉर्मूलाज जिसमें सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजीज है, वी आई आर हो गया, बाद में ई हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया, बाद में Q इज इक्वल टू आई टी हो गया। वैसे जो 3 टर्मिनोलॉजीज वाले हैं ना, वो सारे आप ट्राइंगल में फिट कर सकते हो। तो ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था वो क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइट आप बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे, तो करंट बढ़ेगा। जितना ऊंचा पहाड़ होगा, पानी की गति, पानी की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। उसी तरीके से जितना पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज आप ज्यादा रखोगे, उतना ही ज्यादा करंट आप जनरेट कर सकते हो। इसीलिए हाई ट्रांसमिशन लाइंस यूज की जाती है, ताकि दूर तक करंट फ्लो बह सके। इतना ऊंचा पहाड़ बना दो कि पूरी दुनिया में पानी पहुंच सके। इन द सेम मैनर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा रखोगे, उतना ट्रांसमिशन ऑफ करंट आसान हो जाएगा। प्रोवाइड्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस एक मेजर फैक्टर है, तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। हमें पता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो 4 चीजें हमने देखी थी। पहला है इट्स लेंथ, जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, जितना मोटा वायर यूज करोगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ऑल्सो द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये 3 चीज, और चौथी चीज हो गई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब? रेजिस्टिविटी थ्रू आउट सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसकी लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, किसी के ऊपर नहीं। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें ये पता है पूरे सर्किट को हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे ऐड, जबकि पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सारे रेजिस्टेंस ऐड होंगे बट इनवर्सली ऐड होंगे। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्वल रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आर एस जब सीरीज में उसको कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इन द सेम वे अगर पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आरपी, तो उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर। सेम वे जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने इनवर्सली ऐड होते जाएंगे। इन द सेम वे सीरीज में सारे सीधे ही ऐड हो जाएंगे। इसी वजह से सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। इसी वजह से पैरेलल कनेक्शन प्रेफर की जाती है हर सर्किट में, ताकि लोड कम हो, बिजली की खपत कम हो। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज गिवन बाय। अगर मान ले कि कोई भी रजिस्टर में से हमें पता है कि पूरी की पूरी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा ली जाती, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी इज बिन वेस्टेड। वो जो वेस्ट हो रहा है इट विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर वो हीट एनर्जी हमें निकालनी है तो सेम वे पावर इनटू टाइम हम निकालेंगे। सो दैट एनर्जी विच इज बीन डिसिपेटेड, या एनर्जी वो अप्लायंस जितना सोख रहा है, वो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पे ये एक ही फॉर्मूला नहीं है।
v इज इक्वल टू आई आर यूज करोगे तो आई स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इन द सेम वे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर यूज करोगे तो वी स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। वैसे ही इंटरचेंज करके 3 फॉर्मूला निकल सकते हैं, 3 से 4 फॉर्मूला निकल सकते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, हमने पता चला था कि वी वोल्टेज इनटू एम्पियर इज इक्वल टू वाट, जो ऐसा यूनिट है पावर का। उसी तरीके से एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। ये चीजें आपको याद रखनी है। 1 वॉट ऑफ पावर, अभी 1 वॉट पावर का मतलब है 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर का मल्टीप्लीकेशन। तो इस 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर, 1 वोल्टेज मतलब एक छोटी बैटरी से भी कम वोल्ट, हम जो छोटी बैटरी जो सेल यूज करते हैं घड़ी में वो 1.5 वोल्ट का होता है, उससे भी कम, और 1 एम्पियर, तो ये बहुत छोटा यूनिट है वाट। इसी वजह से हम यूज करते हैं किलो वाट। और जो हमारी मीटर है जो बिजली का बिल देती है उसमें 1 किलो वॉट आवर, जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस ऑनलाइन सेशन में कि वो इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट आवर। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। रोजिंदा जिंदगी में हम वाट के ऊपर बिजली का बिल नहीं बनाते, हम उसको बनाते हैं किलो वॉट आवर, उसी के हिसाब से पूरा बिजली का बिल बनता है। सो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, विच इज इक्वल टू 36 लाख जूल। 36 लाख 36 या 3.6 मिलियन बोल सकते हैं उसको, 36 लाख जूल। अगर मुझे इतना बड़ा याद नहीं रखना है तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 जूल। यहाँ पे मैं कई बार बताता रहता हूँ कि 10 पावर ऑफ 3 है किलो जूल, 10 पावर ऑफ 3 है किलो, 10 पावर ऑफ 6 है मेगा, और 10 पावर ऑफ 9 है गीगा। तो यहाँ पे 10 पावर ऑफ 6 भी आपको याद नहीं रखना है, तो 3.6 मेगा जूल एक यूनिट में होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। अभी आपको अगर ये कंपेयर करना है कि ये एनर्जी कितनी होती है, तो आप जो पैकेट आता है ना 5 रुपए वाले, कुरकुरे का पैकेट हो गया, लेस का पैकेट हो गया, उसके पीछे ना वो लोग एनर्जी देते हैं कि आप अगर ये 5 रुपए वाला पैकेट खाओगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। तो आप उस एनर्जी और इस एनर्जी को कंपेयर करके देखें कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड एनर्जी का यूनिट जूल हर जगह पे सेम है। तो इसी के साथ हमारा पूरा ओवरव्यू होता है खत्म। मुझे लगता है तब तक उड़ते उड़ते जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी उतनी हमने कर ली। तो आज के ऑनलाइन सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, 18 क्वेश्चन है आई थिंक, और 18 के 18 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विथ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। सो टिल देन रिवाइज करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।